नमस्कार, स्वागत, अभिवादन मित्रों। एक बार पुनः साइकोलॉजी के इस लाइव सेशन में मेरे प्यारे बच्चों का, प्यारे भावी शिक्षकों का, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो दिक्कत, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि आपकी क्लास स्टार्ट हो ठीक 2 बजे, लेकिन नहीं हो पाई। तो क्लास अभी स्टार्ट हुई है। खैर, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने समायोजन की और कुसमायोजन से संबंधित कुछ बहुत बेहतरीन रक्षा युक्तियों की बात कर रहे थे, जिसमें आप लोग ऑलरेडी प्रत्यक्ष उपायों को पढ़ चुके थे। प्रत्यक्ष उपायों में हम लोग 4 कंडीशंस, मतलब हम लोग 4 प्रकार के प्रत्यक्ष उपाय डिस्कस किए थे, जिनमें बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, यानी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, लक्ष्य को ही बदल डालना, और उसके बाद अंत में विश्लेषण और निर्णय। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अब अप्रत्यक्ष उपायों का जब हम लोगों ने स्टार्ट किया कॉन्सेप्ट, तो अप्रत्यक्ष उपायों को हमने डिस्कस किया कि अप्रत्यक्ष जो उपाय होते हैं, इनडायरेक्ट टेक्निक्स ऑफ सेफिंग या सेफ द माल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो माय डियर, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनका संबंध सीधा सीधा मस्तिष्क के अनकॉन्शियस माइंड से होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, इनके जनक सिगमंड फ्राइड कहे जाते हैं। ओके, तीसरी बात, यहां जब अचेतन की बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध इड यानी इदम से होता है, और इदम या फिर अचेतन को हम लोगों ने कई नामों से पुकारा। दमित इच्छाओं का भंडार, काम प्रवृत्तियों का कुंड, यानी बहुत मास ऑफ सेक्सुअलिटी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, और इच्छाओं की जननी, बहुत सारी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं, विशेष जो हैं वो यहीं से जन्म लेती हैं। ये हम बात कर चुके थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने पहली रक्षा युक्ति या पहला उपाय जो कि अप्रत्यक्ष है, जो कि इनडायरेक्ट टेक्निक है, किससे बचने के लिए, टू सेफ द माल एडजस्टमेंट, राइट, जो कि हमें या व्यक्ति को बचाती है, किससे, उसकी उन कल्पनाओं से, उन अवधारणाओं से, उन अतृप्त इच्छाओं से जो वाकई उसे परेशान करती हैं, पीड़ा देती हैं, कष्ट देती हैं। तो ऐसे मानसिक तनाव से बचने के लिए हम लोगों ने दमन को पढ़ा, और दमन में सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट ये होता है, अचेतन से संबंधित वे इच्छाएं जो आपको पीड़ा दें, कष्ट दें, परेशान करें, दुखी करें, उनसे बचने के लिए वह क्या करता है, उन सब का बलपूर्वक दमन कर देता है। फिर दूसरी रक्षा युक्ति हम लोगों ने पढ़ी बेटा, समन, रिग्रेशन, राइट बेटा। यहां पर इसका मतलब शांत, और इसको हम लोगों ने नाम दिया चेतन अस्वीकरण करना, यानी जो सामने है उसे स्वीकार ही नहीं करना। यार बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाया कि एक बिल्ली को अपनी तरफ आता देखकर एक कबूतर आंखें बंद कर लेता है और अपने आप से कहता है, इसका मीनिंग सिंपल ये होता है, अपने आप को ठंडे पानी के छींटे मारना। बड़ा सिंपल है, यानी अपने आप को शांत कर लेना, सेटिस्फाई कर लेना। आपके दूध वाला रोजाना दूध में पानी मिला के लाता है, ठीक है, आप कई दिनों से देख रहे थे, एक दिन आपकी मुलाकात हुई उससे और बढ़िया झगड़ा हो गया, फिर लास्ट में सोचते हैं आप मन ही मन कि यार कल से दूध ही बंद कर देगा और बच्चे दूध के बिना रह जाएंगे। तो आप क्या कहते हो फिर, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो कहकर वहीं पर आप समन रक्षा युक्ति को अपना लेते हैं, यानी चेतन अस्वीकरण कर लेते हैं। उसे हम लोगों ने नाम दिया था बेटा, किसका, समन दिया, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार रक्षा युक्ति है, जो आपको कुसमायोजन या असमायोजन से बचाती है। इसमें प्रक्षेपण में हमने को ने पढ़ा, इस शब्द का जनक, शब्द को जन्म देने वाले व्यक्ति सिगमंड फ्राइड थे, और इस शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो होता है टू थ्रो, यानी फेंकना। क्या होता है बेटा, टू थ्रो। अब किसको फेंकना, अपनी असफलता के दोषों को या अपनी कमियों को दूसरों पर प्रक्षेपित करना, आरोपित करना, ठीक है ना, उसे प्रक्षेपण नाम देते हैं। भाई व्यक्ति या बालक मेहनत तो बहुत करता है, परिश्रम तो बहुत करता है, पढ़ाई तो बहुत करता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। फिर क्या कहता है, लास्ट में कहता है यार पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था। क्या कहता है, पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस था, अरे हमारा तो एग्जामिनर ही खराब था, इस कारण
अदरवाइज तो मैं पेपर फाड़ देता। तो ऐसी जब बातें करते हैं, है ना, आंगन को टेढ़ा बताया जा रहा है, जबकि स्वयं को नाचना नहीं आता, लेकिन अपनी कमी का दोषारोपण किस पर कर देना, सामने की किसी व्यक्ति और वस्तु पर करना, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन कहलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर एक अच्छी बात यहां पर आती है। उसके बाद देखो, हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए थे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या एक छात्र द्वारा परीक्षा में असफल होने पर परीक्षक एग्जामिनर प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर पर क्या दोषारोपण करना या उस पर दोषपूर्ण उसे बताना प्रक्षेपण है। क्लियर है। लेकिन एक कंफ्यूजन आता है बहुत सारे बच्चों को कि सर ये औचित्य स्थापन भी तो ऐसा ही है ना। तो आज की क्लास का हमारा न्यू जो टॉपिक है दैट इज न्यू रक्षा युक्ति है औचित्य स्थापन। क्या है बेटा? औचित्य स्थापन। और ये औचित्य स्थापन को तो आप जानते ही हैं, है ना। इसी को हम लोग इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, आजकल इसको और कई नामों से पुकारते हैं। इसके दूसरे नाम हो सकते हैं तार्किकीकरण, इसका एक और नाम हो सकता है परिमेयकरण, इसका एक और नाम हो सकता है विवेकीकरण, तार्किकीकरण, परिमेयकरण, विवेकीकरण, औचित्य स्थापन, ये सारे नाम इसी के हो सकते हैं। किसके? रेशनलाइजेशन के, औचित्य स्थापन के। बड़ा सिंपल है। इसमें भी कॉन्सेप्ट तो वही चलता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को या गोल को प्राप्त करने हेतु प्रयास करता है, परंतु असफल हो जाता है। ठीक है ना। परंतु क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। इसी प्रक्रिया को औचित्य स्थापन या तार्किकीकरण के नाम से पढ़ते और जानते हैं। ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आसान है। कुल मिलाकर सिंपल सी भाषा में अगर इसे समझो तो किसी भी बात, किसी भी घटना, किसी भी विषय वस्तु, किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी सामने उपस्थित उद्दीपक के बारे में उसे सही होने के बावजूद भी उसमें दोष निकालना। क्या वो निकालना? दोष निकालना। मतलब वास्तविकता उसकी बताना नहीं चाहते, उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, वो कितना सही है, वो कितना गलत है, उसके बावजूद भी उसमें दोषारोपण करना औचित्य स्थापन है। लेकिन यह दोषारोपण कैसा होता है? तर्क के साथ होता है, विवेक के साथ होता है, बुद्धि के साथ होता है। इसीलिए इसका संबंध, अब देखिएगा, इसका एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। तब तर्क या युक्ति लगाकर अपने दोष को, युक्ति लगाकर अपने दोष को या असफलता को, अपने दोष को उपस्थित पद मैंने एक अच्छा वर्ड लिखा है, पद यानी पोस्ट। क्या लिखा है बेटा? पोस्ट। उपस्थित पद या वस्तु पर आरोपित करना औचित्य स्थापन है। एग्जाम्पल के साथ सीखो। फॉर एग्जाम्पल,
एक दिन क्या हुआ, एक लोमड़ी उसे बड़ी भूख लगी थी और वह अपना खाना तलाशने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ी। हुआ क्या, रास्ते में उसे एक अंगूरों का पेड़ दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे। तो उन अंगूरों को देखकर, उन ग्रेप्स को देखकर वह लोमड़ी बड़ी खुश हुई कि आज तो मजा आ जाएगा, है ना। जिस प्रकार हम भी कभी अपना कोई फेवरेट फ्रूट या कोई भी फेवरेट स्टिमुलस जब पाते हैं तो नेचुरली हमारे मुंह में पानी आ जाता है, ठीक वैसे ही उसके मुंह में पानी आ गया और वो बड़ी खुश हुई। अब लेकिन चूंकि वो ग्रेप्स की जो बेल थी, ब्रांच थी, वो थोड़ी ऊंचाई में अधिक थी, तो अब लोमड़ी ने उन ग्रेप्स को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, प्रयास किया, उछल कूद की, धमा चौकड़ी की, बहुत मेहनत की, लेकिन वह अंगूरों को यानी उन ग्रेप्स को प्राप्त नहीं कर सकी। ऐसी अवस्था में फिर क्योंकि अंगूरों में कोई कमी नहीं थी, कोई दोष ही नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर वो प्राप्त हो जाते तो बहुत स्वादिष्ट और मीठे बन जाते, लेकिन चूंकि उस लोमड़ी को उन अंगूरों की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो ऐसी अवस्था में वह उन अंगूरों में अपना तर्क लगाकर, अपनी युक्ति लगाकर, अपनी बुद्धि लगाकर उन्हें दोषपूर्ण बताती है और क्या कहती है, ये तो खट्टे हैं। क्या हैं? खट्टे हैं। बहुत सिंपल, इसका एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं। इसीलिए तो लोमड़ी के अंगूर खट्टे होना किस प्रकार की रक्षा होती है माय डियर? भाई औचित्य स्थापन है, तार्किकीकरण है। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी मेरी क्लास में जुड़ते हैं, खूब पढ़ते हैं और कई बार मेहनत भी गजब की करते हैं, लेकिन बहुत सारी मेहनत करने के बावजूद जब उन्हें उनका टारगेट अचीव नहीं होता, लक्ष्य हासिल नहीं होता, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं पता है? कहते हैं, अपना तर्क लगाना शुरू कर देते हैं। अरे जब मैं पूछता हूं कि बेटा आपने मेहनत की और सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या हालचाल है, जॉब लगी कि नहीं लगी? तो मेरे को क्या कहते हैं, अरे सर आप भी कैसी बातें करते हो। मैंने कहा हुआ क्या? अरे सर आप भी कैसी बातें करते हो। अरे तो बता तो सही हुआ क्या? अरे सर आप भी कैसी बातें करते हो। मतलब मैं और पीजीटी के लिए बना हूं क्या? इतने कितने पीजीटी तो मेरे घर में नौकरी करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। मतलब सच पूछा जाए तो पीजीटी के लिए या टीजीटी बनने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी जान लगा दी, लेकिन जब नहीं बन पाए तो उस पद में ही दोष निकाल दिया कि आप भी क्या बात करते हो, मैं और पीजीटी बनूंगा, क्या बात करते हो। इट मींस उस पद को ही दोषपूर्ण बता देना। कब? जब नहीं मिला। ठीक वैसे ही जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो खट्टा बता दिया, अगर मिल जाते तो बहुत मीठे रहते, पेट भी भर जाता, दोनों काम बन जाते ना। लेकिन जब नहीं मिले, और ये जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हर किसी के साथ होता रहता है। क्या होता रहता है कि हम लोग सचमुच हमारे दोस्त को किस में देखते हैं? अपने पड़ोसी और पड़ोसन में देखते हैं। हमारे अपनी असफलता के दोस्त को, है ना, खुद तो असफल हैं, फिर क्या कहते हैं, अरे क्या बात करते हो सर, वो देखो उसने कितनी मेहनत की थी, वो कौन सी सफल हुई, वो कौन सा सफल हुआ। अरे तो फूटे कर्म को कि आप ये तो देखिएगा कि आप उस व्यक्ति की असफलता को आप गिना रहे हैं और उससे आप अपनी असफलता का कंपैरिजन कर रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। हाँ, होने को तो ये औचित्य स्थापन है, अपने मानसिक तनाव से बचने के लिए हम ये तरीके अपना सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो बात ठीक है। लेकिन वास्तव में एक सही चीज को भी वास्तविक कारण को छिपाकर, वास्तविकता को छिपाकर आप अवास्तविकता के साथ जुड़े हुए हैं। वास्तविकता तो आप जानते हैं क्या है, लेकिन फिर भी आप अवास्तविकता के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए मित्रों, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। एक एग्जाम्पल मुझे फिर याद आता है। एक बार एक बच्चा था, मेरा स्टूडेंट था, और
वो बैंक में जॉब लग गया, है ना, बड़ा फेवरेट एग्जांपल है मेरा, बैंक में क्या लग गया, जॉब लग गया। अब जब बैंक में जॉब लगी तो उसका सबसे पहले वहाँ उसकी पोस्ट जो थी वो एलडीसी की थी, है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क जो होता है, उस पर उसकी पोस्टिंग हुई, नियुक्ति हुई। अब क्या था, उसके साथ के जितने भी लोग थे वो सब अपग्रेड हो गए, प्रमोट हो गए, है ना, सबका प्रमोशन हो गया और सब लोग मैनेजर्स बन गए, राइट। लेकिन वो भाई साहब नहीं बने। एक दिन मुलाकात मेरी हो गई, तो मैंने क्या कहा उनसे, उस बच्चे से कहा कि आप मैनेजर नहीं बने क्या, आप एलडीसी की कुर्सी पर बैठे। फिर वो मेरे को क्या बोलते हैं, अरे सर आप भी कैसी बात करते हो। मैंने कहा क्या हुआ, अरे सर उस पोस्ट में रखा ही क्या है, मतलब मैनेजर के पद में रखा ही क्या है, मेरे तो मजे ही मजे हैं, अर्थात मुझे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता। इट मीन्स, समझिए, दिमाग लगाइए, यानी उच्च पद जो कि मैनेजर का पद है पाना तो चाहता था, लेकिन उसने वास्तविकता तो कुछ और है, वास्तविकता को छिपाकर अवास्तविकता को प्रकट किया, क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हुआ मैनेजर के पद पर। अगर हो जाता तो फिर मैनेजर का पद बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन अपने छोटे पद से उच्च पद को निम्न बताना, बेकार बताना, तर्क लगाकर, युक्ति लगाकर उसमें ही दोष निकालना, इसे कहते हैं नींबू मीठे होना। प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली नींबू कभी मीठे नहीं होते, उनका तो नेचर ही खट्टापन है, यस और नो, उनका तो नेचर ही खट्टापन है। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने छोटी पोस्ट को, यानी अपने वाले, आपके पास तो नींबू ही है, एप्पल है नहीं, तो आप अपने नींबू को एप्पल से ज्यादा मीठा बता रहे हैं। कितना अजीब विडंबना है। इसी को बेटा औचित्य स्थापन और तर्क लगाकर किसी सामने वाली वस्तु या व्यक्ति अथवा पद में दोष निकालना क्या कहलाता है, बड़ा सिंपल, औचित्य स्थापन और तार्किकीकरण कहलाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स को लिख लेते हैं, है ना। लोमड़ी के अंगूर खट्टे होना, लोमड़ी के अंगूर खट्टे होना, ठीक है। लोमड़ी के अंगूर खट्टे होना, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। एक बैंक में नियुक्त, एक बैंक में नियुक्त एलडीसी का, लोअर डिवीजन क्लर्क का मैनेजर पद पर, मैनेजर पद पर प्रमोशन नहीं होने के कारण, नहीं होने पर अपने छोटे पद, अपने छोटे पद या निम्न पद, छोटा पद कौन सा, एलडीसी का, को उच्च पद, उच्च पद मैनेजर का पद को श्रेष्ठ बताना, श्रेष्ठ बताना, औचित्य स्थापन है या तार्किकीकरण है। बहुत अच्छी रक्षा युक्ति है, अनेकों बार एग्जाम्स में पूछी जाती है।
ठीक है, औचित्य स्थापन है। या फिर यूं भी कह सकते हैं, उस पद में रखा ही क्या है, उस पद में रखा ही क्या है, मेरे तो मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। उस पद में रखा ही क्या है, मेरे तो मजे ही मजे हैं। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है। अर्थात एक और एग्जांपल इसका पढ़ लीजिए, सीधा इसको टारगेट करते हैं। मींस नींबू मीठे होना, होते नहीं है लेकिन बना दिए गए हैं, नींबू मीठे होना। क्या हो गया भैया, अरे नींबू मीठे हो गए रे। होते थोड़ी हैं, नेचुरली नहीं होते, उनकी प्रकृति तो खट्टापन है। ठीक है ना भाई, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आपने क्या बना दिया, मीठा बना दिया, अपने तर्क से, विवेक से। चलिए एक और प्रश्न बनता है गजब का, देखो कैसा बनता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि भैया ये जो प्रक्षेपण है ना बेटा, प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण और औचित्य स्थापन में बेसिक डिफरेंस क्या है। यार दोनों सिचुएशन सेम सी लग रही है हमें। औचित्य स्थापन बेटा मैं एक इसका तरीका सिखाता हूं आपको। भाई जो सामने वाला जो उद्दीपक था ना, है ना, इसमें तो जो भी सामने उपस्थित उद्दीपक था या सामने का कोई व्यक्ति या वस्तु थी, उसमें हल्का फुल्का दोष तो था। मतलब इस मार्कर की नोक थोड़ी सी टूटी हुई थी, बस इसी को आधार बनाकर मैंने कहा कि मेरी राइटिंग तो इतनी गजब की आती मित्रों, इतनी हैंडराइटिंग इतनी सुपर आती कि आप देखते रहते, मुझसे ज्यादा मेरी हैंडराइटिंग को प्यार कर बैठते। बट परंतु इस मार्कर की तो नोक ही टूटी हुई है, इसे तो प्रक्षेपण कहा हम लोगों ने, लेकिन मार्कर में कोई दोष ही नहीं है, बस मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैंने इसको दोषपूर्ण बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल वो औचित्य स्थापन है, तर्क लगाकर। इट मीन्स वास्तव में इसको कहते हैं वास्तविकता को छुपाकर या को छिपाकर अवास्तविकता का प्रदर्शन, अवास्तविकता का प्रदर्शन। बस बड़ा सिंपल है, यानी आप रियलिटी को छिपा रहे हो। आपको पता है यार कि अंगूर ठीक हैं, अच्छे हैं, उसके बावजूद भी आप उन्हें खट्टा बता रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं मिले ना। जिंदगी में जो काम आपका नहीं हुआ तो फिर हम क्या करते हैं, उस काम में ही दोष निकाल देते हैं, उस व्यक्ति में ही दोष निकाल देते हैं, है ना। कई बार शादी से पहले बहुत सारे लोग क्या क्या सपने बुन लेते हैं, पता है, अद्भुत, काश, है ना। तो यही बात, लेकिन उसके बाद जब वो काश संभव नहीं हो पाता है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में हम उस काश को हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, दोषारोपित कर देते हैं। अरे यार उसको तो मैंने वहां देखा था। हाँ, इसका मीनिंग ही तो औचित्य स्थापन है बेटा। अपनी डेली लाइफ से हर एग्जाम्पल को रिलेट करना सीखो बस। और प्रक्षेपण का मतलब आंशिक यानी मिनिमल, राइट, आंशिक दोष को आधार बनाना, को आधार बनाना, बस दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर हो गया। तो बेटा यहां पर दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। भाई मैंने आपको बताया था आंगन हल्का सा टेढ़ा तो था तभी तो, लेकिन नाचना तो मुझे नहीं आता। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, तुम्हारा तो आंगन ही टेढ़ा है, वरना तो मैं ऐसा डांस करता कि सारे लोग देखते मुझे, राइट। तो मैंने क्या कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चलिए, तो ये तो बात थी औचित्य स्थापन की। आगे बढ़ते हैं मित्रों। फिर एक रक्षा युक्ति आती है आपकी, दैट इज शोधन। क्या होती है, शोधन। बड़ी गजब की है यार, शोधन। यार ये हिंदी में इसको शोधन कहते हैं, लेकिन मेरे मित्रों इसको एक और नाम से जानते हैं, मार्गांतीकरण। मार्गांतीकरण,
मार्गांतीकरण, बड़ी गजब की रक्षा युक्ति है। इसको एक और नाम दे सकते हैं बेटा, शुद्धिकरण। क्या नाम दे सकते हो? शुद्धिकरण। और इंग्लिश तो आप जानते ही हो, सब्लिमेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, अब देखिए ये बड़ा ही बिंदास चैप्टर है और अच्छा टॉपिक भी है, क्वेश्चन जरूर आता है भाई यहां से। लेकिन ये होती क्या है बताइए? ये शायद 5th नंबर की रक्षा युक्ति है हमारी, बाकी 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये भी इनडायरेक्ट टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, राइट। चलिए, अप्रत्यक्ष उपायों की बात है। तो ये शोधन क्या होता है, मार्गांतीकरण क्या होता है, शुद्धिकरण क्या होता है? बड़ा सिंपल है, यानी मार्ग अंतीकरण, यानी मार्ग दूसरा, है ना, दूसरा मार्ग स्थापित करना। क्या होता है? मार्ग को ही बदल लेना। किसको बदल लेना बेटा? मार्ग को ही बदल लेना। क्लियर? अच्छा, टुन सर थोड़ा सा राजस्थानी बोलिए। चलिए ठीक है। अच्छा, तो मार्गांतीकरण होता है यानी मार्ग चेंज करना, ट्रैक चेंज करना, टू चेंज द ट्रैक। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल है, यानी कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में, हम जानते समझते हैं कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग या कुछ बच्चे जो अपनी जिंदगी में जब उनकी काम प्रवृत्ति जन्य इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, है ना, या फिर उनके ऐसे कारनामे जो कई बार उनसे रिलेटेड उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या बाबा जी बन जाते हैं, संत महात्मा का चोला धारण कर लेते हैं, या अपने आप को मतलब मार्ग बदल लेते हैं, अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। ऐसा होता है, बहुत लोगों को देखा होगा अपने को ने कि जितने बदमाश लोग होते हैं ना, जो अपने जीवन काल के मतलब प्रारंभिक जीवन काल में जितने बदमाश लोग रहे हैं, जितने बदमाश रहे हैं, वो आगे चलकर बहुत बड़े संत, तपस्वी और महात्मा बन गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ? कारण यही है कि उन्हें उनके जीवन का वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जिसे वो पाना चाहते थे, जिसकी तृप्ति वो चाहते थे। और जब ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कला प्रेमी बना लेना। कुछ लोग अपने आप को म्यूजिशियन बना लेते हैं, कुछ लोग अपने आप को डांसर बना लेते हैं, पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, है ना। हमारे विद्यार्थी कॉन्सेप्ट में भी यही होता है, हमारे स्टूडेंट ग्रुप में भी यही होता है। जब टीचर नहीं बनते हैं ना तो कुछ और बन जाते हैं, या तो बेहतरीन डांसर बन जाते हैं, गजब के म्यूजिशियन बन जाते हैं, गजब के हारमोनियम वादक बन जाते हैं। अद्भुत। ये क्या है? इसी का नाम हमारे मनोवैज्ञानिक भाषा में, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बेटा सब्लिमेशन है। इट मीन्स कुल मिलाकर असामाजिक प्रवृत्ति को सामाजिक प्रवृत्ति में बदलना। अपनी असामाजिक जो एक फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल मुझे याद आता है, एक बच्चा एक क्लास में, ये मेरा बड़ा फेवरेट एग्जांपल भी है। एक बच्चा एक क्लास में अपने दोस्तों को रोज मारता था, पीटता था। एक दिन मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने देखा यार बच्चा बहुत ताकतवर है, बहादुर भी है और निडर भी है, बड़ी गजब की बात है। तो मैंने उस बच्चे को अपने पास बुलाया कि बेटा इधर आ, यार तू फालतू में ही इन बच्चों को कूटने में, मारने में, पीटने में अपनी ताकत को व्यर्थ बहा रहा है। चल तेरी ताकत को सही इस्तेमाल करते हैं, तुझे गोल्ड मेडल भी मिल सकता है, तू ओलंपिक में भी जा सकता है भाई। तो मैंने उसे प्रेरणा दी, उसकी उस ताकत, उस बहादुरी, उस निडरता को मैंने ट्रांसफर कर दिया उसे अच्छा खिलाड़ी बनने में, अच्छा प्लेयर बनने में, अच्छा रनर बनने में, अच्छा रेसलर बनने में, है ना, अच्छा ओलंपिक पदक विजेता बनने में। मैंने उसकी मेंटेलिटी जो थी, उसकी असामाजिक प्रवृत्तियां जो मारने पीटने की थी, उसकी बहादुरी और निडरता का सही ढंग से एक सामाजिक क्षेत्र की तरफ मैंने उसे मोड़ दिया।
और ये मोड़ना यानी मार्ग बदलना सचमुच मार्गांतीकरण है, शुद्धिकरण है, यानी शुद्ध आपने कर दिया, उसकी असामाजिक प्रवृत्तियों को शुद्ध करके सामाजिक प्रवृत्तियों में बदल दिया, आपने उसमें शोधन सुधार कर दिया, रिफॉर्म कर दिया उसे, राइट। इसी को हमारे मनोवैज्ञानिक भाषा में एक अप्रत्यक्ष रक्षा युक्ति का संदर्भ में पढ़ा जाता है, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन देखो बेटा, इसका सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट यहां पर हम पढ़ते हैं कि व्यक्ति की असामाजिक या काम प्रवृत्ति जन्य व्यक्ति की असामाजिक या काम प्रवृत्ति जन्य। अब ये काम प्रवृत्ति जन्य जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, काम प्रवृत्ति जन्य इच्छाओं की असंतुष्टि होने पर कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, नृत्य प्रेमी, डांसर अथवा खिलाड़ी, पहलवान, ओलंपिक पदक विजेता, बनने की ओर प्रवृत्त होना, तैयार होना, ये हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। यानी जिन लोगों की काम प्रवृत्ति जन्य इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, ठीक है ना, जब पूरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं,
संत, महात्मा, खिलाड़ी, पहलवान, किसी दूसरे क्षेत्र में जो सामाजिक प्रतिष्ठित क्षेत्र है, जो समाज जिसे मान्यता देता है, समाज जिसे स्वीकार करता है, समाज जिसे प्रतिष्ठित मानता है, समाज जिसकी प्रशंसा करता है, ऐसे उस क्षेत्र में अपने आप को बदल देना, उस क्षेत्र में अपने आप को ले जाना, उस क्षेत्र में अपने आप को लगा देना, क्या है? शुद्धिकरण है, शोधन है, मार्ग का बदलना है, रास्ते का बदलना है। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? तो यही चीज हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको एक बच्चे का एग्जाम्पल भी दिया, उसको भी मैंने यहां पर शामिल कर दिया, इंक्लूड कर दिया कि एक बच्चा, एक बालक जो अपनी कक्षा के साथियों को, अपने हमउम्र बच्चों को मारता पीटता है, उनसे झगड़ा करता है, उनसे लड़ाई करता है, तो उसे आपने उसकी उस असामाजिक प्रवृत्ति से उसे युद्ध प्रेमी या फिर खिलाड़ी, पहलवान, मुक्केबाज या रेसलर बनने के लिए प्रेरित करना, उसके मार्ग को, ट्रैक को बदल देना, ये है आपका शोधन, ये है आपका मार्गांतरीकरण। बहुत सरल सी रक्षा युक्ति है। क्लियर बेटा? चलिए, तो जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में भी हम लिख सकते हैं, और आपने तो पढ़ा ही होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल जिंदगी में इसमें समझे और पढ़े जाते हैं, बहुत सारी चीजों की हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जब वो हार जाते हैं, जब वो थक जाते हैं, उन्हें उनका टारगेट प्राप्त नहीं होता है, तो फिर वो क्या करते हैं? एक ऐसे वाले रास्ते को स्वीकार करते हैं, ऐसे वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं जिसे समाज मान्यता दे, प्रशंसा करे। तो जितने भी मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लेना, लेकिन जितने भी जो लोग आज समाज में आध्यात्मिक उस उच्च श्रेणी के उस पद पर आसीन हैं, आप उनका प्रारंभिक जीवन जाके देखिएगा, आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा मित्र, तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं वो अपने घर से सताया हुआ, अपने समाज का सताया हुआ, अपने समाज का बदमाश व्यक्ति था, जो आज इतना बड़ा संत और महात्मा या इतने बड़े आध्यात्मिक पद पर आसीन है। सचमुच हमारी साइकोलॉजी में इस वाली प्रक्रिया को और प्रवृत्ति को हम लोग सब्लिमेशन के नाम से पढ़ते हैं। राइट बेटा? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। तो एक छात्र द्वारा, एक छात्र जो दूसरे छात्रों के साथ झगड़ा करता है, झगड़ा करता है, तब उसकी असामाजिक प्रवृत्ति को या असामाजिकता को खिलाड़ी, पहलवान, मुक्केबाज बनने हेतु प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरित करना। कुल मिलाकर इसका मीनिंग यही हो गया जो हम समझाना चाहते हैं। क्लियर है? तो यहां पर ये हो गई आपकी ऐसी रक्षा युक्ति या ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत, देखो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, जिसके पास कॉन्सेप्ट लर्निंग है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, उस विषय विशेष के प्रति, उस वर्ड्स के प्रति या उस कंसेप्ट के प्रति अगर आपकी समझ विकसित हो गई, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आपको ना रटने की जरूरत है, ना कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत है, फिर आप निश्चित रूप से 30 मार खान बन सकते हो, उसकी संभावना प्रबल हो जाती है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, सब्लिमेशन एक रक्षा युक्ति है, लेकिन उसको आप अपनी डेली लाइफ में उतारो, इंप्लीमेंट करो, उसे एग्जीक्यूट करो, उसके परिणाम देखो, और वाकई ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ।
एक बच्चा जो आपकी क्लास में बहुत शैतान हुआ करता था, आज वो एक टॉप क्लास का आईएएस बना बैठा है। क्यों? हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ एक व्यक्ति उसकी जिंदगी में आया। आप देख ही लीजिएगा, 12th फेल की उस कहानी मनोज शर्मा की, जो आईपीएस बने, उनकी जिंदगी में जब उनकी कहां हिमाचल और कहां राजस्थान, जब उनकी जिंदगी में हिमाचल की एक लड़की आई तो वो उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई और बस उसने उसके ट्रैक को बदल दिया। और फिर उसके बाद 3 बार फेल होने के बाद भी, 3 बार इंटरव्यू से बाहर होने के बाद भी, चौथी बार अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव कर लिया। तो वही चीज यहां पर इंप्लीमेंट होती है सब्लिमेशन में, राइट। चलिए खैर, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं अगली रक्षा युक्ति है जो बड़ी ही बिंदास है और अच्छी भी है। उसको कहते हैं तादात्मीकरण। 6 नंबर की है तादात्मीकरण। और इसे हम लोग इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं बेटा। मतलब बड़ा सरल है, साफ सुथरा है। ये तादात्म्य जो है ना, ये तादात्म्य शब्द का जो अर्थ है तालमेल करना है, संतुलन बनाना है, सामंजस्य बिठाना है ना, ट्यूनिंग बिठाना है, एसोसिएशन करना है, रिलेशंस को मैनेज करना है, कनेक्टिविटीज को बढ़ाना है। और वो कैसे होगा? आपके आइडेंटिफिकेशन से होगा, आपके परिचय से होगा। अब ये आइडेंटिफिकेशन मीन्स परिचय, अरे बड़ा सिंपल है कि जब कोई व्यक्ति अपना परिचय या आइडेंटिटी, अपना परिचय समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ या उसके गुण अवगुणों के साथ तालमेल बिठाकर, तालमेल यानी वही तादात्म्य बिठाकर, आइडेंटिटी बिठाकर, तादात्म्य बिठाकर देता है तादात्मीकरण कहलाता है। हो गया सरल है। एग्जाम्पल से सीखते हैं, एग्जाम्पल से तो मजा आता है किसी कंसेप्ट को सीखने में। एग्जाम्पल देखो बेटा, एक दिन क्या हुआ, मेरा बड़ा ही फेवरेट एग्जाम्पल है। एक दिन मैंने एक बच्चे से जो उसे नाम पूछा उसका, मैंने कि बेटा आपका नाम क्या है और आप कहां से हो? तो पता है वो बच्चा मेरे को क्या बोलता है? अरे सर आप भी कैसी बातें करते हो। मैंने कहा बात क्या है वो तो बता। मैंने उससे पूछा बेटा आपका नाम क्या है, आप कहां से हो? अरे सर आप मुझे नहीं जानते। अरे सर आपने टीना डाबी का नाम सुना है? मैंने कहा सुना है, आईएएस टॉप किया था उसने। अरे सर उसका घर और मेरा घर दोनों की दीवारें एक ही तो हैं, हम दोनों बचपन में साथ साथ ही तो पढ़ने जाया करते थे। मैं बस इस क्षेत्र में आ गया और वो आईएएस कैडर में चली गई, बस इतना सा डिफरेंस है। मतलब अभी भी उसने नाम नहीं बताया। परिचय किसका दिया है? टीना डाबी का। इंट्रोडक्शन किसका दिया? टीना डाबी का। अपनी आइडेंटिटी को किसके साथ एसोसिएट किया? टीना डाबी के साथ। माय डियर, इस आइडेंटिटी को एक ऐसे व्यक्ति के साथ एसोसिएट करना
एक ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेट करना, एक ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करना जो समाज में किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो, उस उच्च पद पर आसीन हो, उस उच्च पद पर बैठा हो। ऐसी उस प्रक्रिया को हमारे मनोवैज्ञानिक भाषा में, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में माय डियर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। बड़ा सरल है। एक दिन मैंने एक बच्चे से कहा कि बेटा आपका नाम क्या है? अरे सर, मेरा भाई जो कि आईएएस पद पर है, आपने उसका नाम सुना है? मैंने कि सुना है। अरे बस, मतलब खुद के बारे में नहीं बताया, अपने प्रतिष्ठित भाई के बारे में बताया। सिंपल बात रही। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये तादात्मीकरण आइडेंटिफिकेशन एक ऐसी रक्षा युक्ति है जो व्यक्ति को मानसिक तनाव से बचाती है। कब? जब वह अपना तालमेल, अपने गुण अवगुणों का तालमेल, अपनी आइडेंटिटी किसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के साथ एसोसिएट करके, कनेक्ट करके, रिलेट करके जब वो डिस्क्लोज करता है, उसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। एक बालक, एक व्यक्ति जो अपना परिचय देते समय अपने बड़े भाई या पिता जो कि आईएएस हैं के साथ तादात्म्य स्थापित करके देता है, ये हो गया आपका तादात्म्य। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक की क्लास में हमने अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियां, क्योंकि ये रक्षा युक्तियां बहुत समझने और सीखने समझने की हैं, लेकिन चूंकि इसके बाद हमारी 4 बजे वाली क्लास, यूट्यूब वाली क्लास, जिसमें आपको जुड़ना ही है, पढ़ना ही है हर हाल में, क्योंकि यहाँ पर आप थ्योरी पढ़ते हो हमारे साथ और वहाँ पर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हो। बहुत अच्छा। तो ये आपके साथ होना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम इस क्लास को, इस मैसेज को उन सारे दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, उन रिलेटिव्स तक सर्कुलेट कर दो, जनरेट कर दो, फेंक दो, प्रक्षेपित कर दो, ताकि वे इसका लाभ और फायदा उठा सकें। क्योंकि जिंदगी में कर भला तो हो भला, जो इस कॉन्सेप्ट के साथ जीता है, सचमुच उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई और समस्या, प्रॉब्लम देती ही नहीं है और दे भी नहीं सकती। उस फिलॉसफी के साथ मैं हमेशा जीता हूँ, जीता आया हूँ और जीता रहूँगा। तो मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें, यानी सब लोगों को इस क्लास के बारे में ज़रूर बताएं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही मित्रों, बाकी डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।